22 जून 2026 की दोपहर लगभग 2:15 के आसपास का वक्त हो रहा था। करीब 23 साल का एक लड़का जिसका नाम सुखमणि होता है, वो अपने पिता को फ़ोन लगाता है। पिता का नाम प्रभु ज्योति होता है। प्रभु ज्योति को फ़ोन लगाते ही बेटा रोते हुए कहता है कि पापा यहाँ पर आग लग गई है, हमें बचा लीजिए। बेटे ने जैसे ही अपने पिता से यह अपील की, पिता कहते हैं कि बेटा घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल तत्काल प्रभाव से वहाँ पर पहुँच रहा हूँ, तुम चिंता बिल्कुल भी मत करना। बाप ने अपने बेटे को तसल्ली दी और तसल्ली देने के बाद फिर मौके पर दौड़ते हुए, भागते हुए जैसा जो साधन मिलता है, उसके माध्यम से मौके पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब तक वो पहुंचते हैं, तब तक वहां पर सैकड़ों लोगों की भीड़ लग चुकी थी और जिस बिल्डिंग में उनका बेटा था, उस बिल्डिंग में धुएं की लपटें हों या फिर आग की लपटें हों, वो आसमान छूने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच में जो बाप था, इतना ज़्यादा घबरा जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अभी कुछ देर पहले तो बातचीत हुई थी। हालांकि बाप ने अपने बेटे से बातचीत करने के लिए एक बार नहीं, कई बार फ़ोन लगाया, लेकिन तब फ़ोन का जो संपर्क था, वो टूट चुका था। भीड़ में जो मौजूद लोग थे, जो ज़िम्मेदार थे, चाहे वो एनडीआरएफ की टीम वाले हों, एसडीआरएफ की टीम वाले हों, उत्तर प्रदेश की पुलिस की टीम हो या फायर ब्रिगेड की टीम हो या फिर और ज़िम्मेदार अधिकारी हों, वो बाप अपने बेटे के उस फ़ोटो को मोबाइल में बार-बार दिखाता था और दिखाते हुए कहता था कि क्या तुमने मेरे बेटे को देखा है? क्या तुमने इसको देखा है? वो इसी बिल्डिंग के अंदर था। क्या तुमने बाहर निकलते हुए देखा है उसको? जो बाहर निकले, मुझे उसका पता बता दीजिए, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। मेरा बेटा मुझे मिल नहीं रहा है। बार-बार प्रभु ज्योति बार-बार एक ही बात कह रहे थे, सब लोग उससे रिक्वेस्ट कर रहे थे, गुहार लगा रहे थे। एम्बुलेंस वाले से बातचीत करते तो एम्बुलेंस वाला कहता है कि मैं ऐसे कई लोगों को लेके तो गया हूँ, आप एक काम करो केजीएमयू में चले जाओ, वहाँ शायद आपको अपना बेटा मिल जाएगा। जैसे पिता अपने बेटे को ढूंढने के लिए केजीएमयू हॉस्पिटल पहुंचता है, मोर्चरी में पहुंचता है, तो लाशों के उस ढेर में जहां 15 लाशें पड़ी हुई थी, वहीं बेटा था जिसकी उम्र 23 साल के आसपास होती है, नाम सुखमणि होता है। उस बाप के रोने की, चीखने की, चिल्लाने की जो आवाज़ें थीं, उसकी जो परेशानी थी, फिर सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान ने सुनी। दरअसल इस घटना ने लखनऊ ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश से होते हुए पूरे भारतवर्ष को हिला कर रख दिया है। जितने भी मरने वाले होते हैं वो स्टूडेंट होते हैं, बच्चे थे जो अपने भविष्य संवारने के लिए एक कोचिंग सेंटर में कोई कुछ यहाँ पर कोर्स करने के लिए आए हुए थे। क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, इस कहानी के माध्यम से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, लखनऊ का थाना अलीगंज है और अलीगंज थाना क्षेत्र का सेक्टर डी इलाका है और सेक्टर डी इलाके के अंतर्गत आने वाला पूर्णिया चौराहा है। पूर्णिया चौराहे से महज 200 मीटर दूरी पर एक गली है जिसका नाम है ऊषा मार्ग गली और ऊषा मार्ग गली में ही रिहायशी इलाका है और रिहायशी इलाके में एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग वो कई फ्लोर में बटी हुई है। अगर हम ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो ग्राउंड फ्लोर पर यहाँ पेट शॉप है, यानी कि पालतू जानवरों का एक क्लिनिक है, यहाँ पे वेटनरी का डॉक्टर बैठता है। अगर पहली मंजिल यानी कि फर्स्ट फ्लोर की हम बात करें तो यहाँ पर एनिमेशन, ग्राफिक्स और कंप्यूटर का कोर्स कराया जाता है, कोर्सेज होते हैं। और इसके ऊपर की बिल्डिंग की बात करें सेकंड फ्लोर की, तो यहाँ पर गेमिंग ट्रेनिंग है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर है जहाँ प्रोफेशनल्स गेमिंग सॉफ्टवेयर और कोडिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। और जो टॉप फ्लोर होता है, टॉप फ्लोर पर 3D आर्ट स्टूडियो है और लाइब्रेरी जिसमें बैठकर बच्चे आराम से पढ़कर अपने भविष्य के सपने देखते हैं और यहाँ पर मेहनत करते हैं। दरअसल छात्र छात्राओं का जब यहाँ इस बिल्डिंग में आना जाना ही लगा रहता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस आने जाने में सिर्फ एक ही रास्ता है और वो एक तंग गली जैसा, तंग सीढ़ियाँ हैं। उन तंग सीढ़ियों में 2-3 बच्चे एक साथ नहीं आ जा सकते, आएंगे तो बहुत आराम से आएंगे। और इसी बीच में 22 जून 2026 के दोपहर के आसपास का समय हो रहा था, करीब करीब 2 बजे के आसपास की बात बताई जाती है। ग्राउंड फ्लोर पे जहाँ पर पेट क्लिनिक है, जहाँ पर जो पशु जानवर हैं जिनका इलाज होता है, वहाँ पर उन एक एसी का जो कंप्रेशर था अचानक से फट जाता है, क्योंकि वहाँ जैसे ही कंप्रेशर फटता है तो वहीं आग लग जाती है और आग लगने की वजह से सबसे पहले इस बात की जानकारी जो वहाँ पेट थे, जानवर थे, उन जानवरों को पता चलता है। हालांकि वो छटपटाते हैं, चीखते हैं, वो भौंकते भी हैं, वो आवाज़ लगाने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन शायद उनकी आवाज़ों को किसी ने सुना नहीं, उनके दर्द को, तकलीफ़ों को किसी ने महसूस नहीं किया। डॉक्टर शायद वहाँ उस वक्त था या नहीं था, या वहाँ मौका पाते ही अपनी जान बचाने के लिए शायद भाग गया था, या कर्मचारी जो थे वो भी वहाँ से शायद निकल चुके थे। लेकिन कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में ये जो आग थी, यहाँ पर आग अपना विकराल रूप धारण कर लेती है। जैसे ही आग ने अपना विकराल रूप धारण किया, अब चाहे वो फर्स्ट फ्लोर हो, सेकंड फ्लोर हो या टॉप फ्लोर हो, हर जगह धुआं जो था वो पहुंचने लगता है और धुआं जैसे जैसे बढ़ रहा था वैसे वैसे पूरी बिल्डिंग में धुएं की स्थिति विकराल रूप धारण कर लेती है। जो भी बिल्डिंग में थे हालांकि अपनी जान बचाने के लिए कोशिश कर रहे थे। 5-7 मिनट में ही ये बिल्कुल स्थिति और भयानक होती चली जाती है।
और रास्ते बंद हो जाते हैं। बंद इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ऑटोमेटिक गेट लगे हुए थे और वो थंब इम्प्रेशन से ही खुलते हैं, और जैसे ही वो गेट बंद थे तो वहाँ निकलने के लिए अब रास्ते पूरी तरह से बंद हो चुके थे। हालांकि कोशिश पूरी की जा रही थी ताकि यहाँ से निकला जाए, यहाँ से भागा जाए, लेकिन जो रास्ता तंग था, वो रास्ता तंग होने की वजह से वो वैसे ही अपना आप से बंद हो जाता है, क्योंकि आग अब ज़्यादा लग चुकी थी। आग ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया था, धुएं की वजह से कुछ दिख नहीं रहा था। हालांकि इस बीच में कुछ जो छात्र छात्राएं होते हैं उन्होंने शीशे को तोड़ने की कोशिश की, और तोड़ने के बाद वहाँ से छलांग लगाने की कोशिश की। करीब करीब 5-6 तो ऐसे होते हैं जो छलांग लगा देते हैं, लेकिन इसमें ऐसा भी बताया जाता है कि एक जो लड़का होता है वो रेलिंग पे गिर जाता है। रेलिंग में नुकीली चीज़ निकली हुई थी और वो नुकीली चीज़ उसके पेट में घुस जाती है पूरी तरह से, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। हालांकि इस बीच में जो लोग फंसे हुए थे, जो छात्र छात्राएं फंसे हुए थे, कुछ बाथरूम की तरफ चले जाते हैं, तो कुछ ऐसी जगह तलाश करने की कोशिश कर रहे थे जहां से उन्हें राहत मिल सके या फिर उनके पास राहत जल्दी पहुंच सके। कुछ लोग ऐसे थे जो इस बीच में लगातार फ़ोन कर रहे थे, चाहे वो पुलिस को फ़ोन कर रहे हों या फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर रहे हों या अपने माता पिता या परिवार के अन्य सदस्य को फ़ोन कर रहे हों। कुछ लोग ऐसे थे जो खिड़कियों के सहारे से खड़े होने के बाद जो राह चलते लोग थे या आसपास के बिल्डिंग वाले थे, उनको चीख चीख कर आवाज़ लगा रहे थे, मदद की अपील कर रहे थे कि आप मदद कर दीजिए। लोग इकट्ठा होना भी शुरू हो जाते हैं, और प्रत्यक्षदर्शी ये भी बताते हैं कि जब यहाँ से सूचनाएं जा रही थी चारों तरफ, चाहे वो फायर ब्रिगेड के लिए हो, एनडीआरएफ के लिए हो, एसडीआरएफ के लिए हो, लेकिन यहाँ पर वो मदद पहुंचने में लगभग 30 से 40 मिनट के आसपास का वक्त लग जाता है। लेकिन आग ने जो अपना काम करना शुरू कर दिया था, महज 5 मिनट में आग ने अपना काम करना शुरू कर दिया। 30-40 मिनट बीत जाते हैं। 30-40 मिनट बीतने के बाद इस बीच में कई लोगों ने छलांग लगाई, जान बचाने की कोशिश की, लेकिन जो छलांग लगा रहे थे वो भी गंभीर रूप से घायल हो रहे थे। इस बीच में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, दमकल की टीम यहाँ मौके पर पहुंच जाती है। रास्ता पहले ही बंद हो चुका था, क्योंकि रास्ता जो था, सीढ़ियां जो थी वो तंग थी, जिसकी वजह से वहां अंदर पहुंच पाना बहुत मुश्किल था। अब ऐसी स्थिति में जो मदद की जाए तो कैसे की जाए? फिर जो दीवार थी, उस दीवार में एक सुराग बनाया जाता है, उसे तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद जब दीवार के अंदर प्रवेश किया जाता है तो पता चलता है कि अंदर तो लोग मरे हुए पड़े हुए हैं। धीरे धीरे करके जो लाशों को निकाला जा रहा था, निकालते निकालते जब गिनती शुरू होती है तो ये गिनती लगभग 15 तक पहुंच जाती है। इसमें सागर, नीलेश, अनामिका, संयम, अनुष्ठा, सोमालिया, आदित्य श्रीवास्तव, सुखमणि, ज्योति, भविष्य, अब्दुल रहमान, सूरज, शाहजहां, जैनिल चक्रवर्ती, मोहम्मद अम्मार, 5 महिला 5 पुरुष होते हैं। मरने वालों की संख्या हो जाती है 15 और घायलों की संख्या पहुंच जाती है 9 के आसपास। ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। और इस सूचना मिलने के बाद मुख्यमंत्री भी मौके पर पहुंच जाते हैं, उप मुख्यमंत्री भी मौके पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद मीडिया वालों का भी यहाँ तमता लग जाता है, और मीडिया वालों के साथ साथ जो आसपास के इलाके के लोग थे, अब जिसके हाथ में मोबाइल होता है वही मीडिया कर्मी बन जाता है। सभी ने इस बात का वीडियो बनाया, जलती हुई आग का वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना शुरू कर दिया। ये बताना शुरू कर दिया कि लखनऊ के अलीगंज में इस तरह से आग लग चुकी है और आग में कुछ छात्र छात्राएं जो फंस चुके हैं, और फिर वो अपडेट देना शुरू कर देते हैं। फिर अपडेट ये भी देना शुरू कर देते हैं कि इस घटना के पीछे का जिम्मेदार कौन है, कैसे ये कहानी हुई, किस वजह से लोगों की, इन छात्र छात्राओं की मौत हुई है, इसके पीछे की असली वजह क्या है। तो ये भी वजह सामने निकल के आती है कि जो ज़मीन होती है वो ज़मीन थी वीरेंद्र शुक्ला की, जो कि सीतापुर रोड पर इनका एक इंस्टीट्यूट होता है RITM, और ये इसके मालिक होते हैं। लेकिन 2 व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसका नाम, एक का धीरेन्द्र होता है, दूसरे का नाम सुरेंद्र शुक्ला होता है। इन्होंने यहाँ का नक्शा पास कराया। यह आवासीय ज़मीन थी, यहाँ पर सिर्फ आवास बन सकता था, और आवासीय ज़मीन को इन्होंने किस रूप में कॉमर्शियल करा लिया, ये बस यही जाने। हालांकि पुलिस ने इसमें 4 अधिकारी निलंबित भी कर दी गए और 4 की गिरफ्तारी भी कर ली जाती है। जैसे गिरफ्तार लोगों में वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला होते हैं, रामकृष्ण उपाध्याय होते हैं, तुषार कृष्णा जायसवाल होते हैं, सुरेश कुमार साहू होते हैं। ये जब बात इसकी आती है कि ये 2014 में इस बिल्डिंग को कॉमर्शियल का पूरी तरह से रूप दे दिया गया था, और इससे भी बड़े अफसोस की बात यह है कि अधिकारियों ने आंखों में पट्टी बांधने के बाद साल 2022 में इस जगह से टैक्स भी वसूलना शुरू कर दिया, ये जानते हुए कि ये आवासीय बिल्डिंग है और आवासीय बिल्डिंग में कॉमर्शियल काम हो रहा है। यहाँ पर कोचिंग सेंटर चल रहा है, यहाँ पर लाइब्रेरी चल रही है, यहाँ पर पेट क्लिनिक चल रहा है, यहाँ पर जो जानवरों का इलाज भी हो रहा है। आखिरकार आवासीय जगह में ऐसा क्यों हो रहा है, ये किसी ने जानने की कोशिश नहीं की, और सब अधिकारी अपने हिसाब से काम करना शुरू कर देते हैं। और अब नेता भी पहुंच रहे हैं और यहाँ पर अधिकारी भी पहुंच रहे हैं। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए एकदम चुपचाप हैं, शांत हैं, कहीं उनकी गलती ना पकड़ी जाए। लेकिन यहाँ अब सच्चाई तो ये है कि ये 2-4 दिन अखबारों में खबर छपेगी, जैसे दिल्ली में भी हादसा हुआ था,
बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर मारे गए थे, उसके बाद फिर सबके सब शांत हो जाते हैं। ऐसे ही लखनऊ के अलीगंज में जिस तरह का हादसा होता है, ये 2-4 दिन की खबरें बनेंगी, लोग 2-4 दिन इसके बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन जिनके बच्चे इस हादसे का शिकार हुए हैं, मारे गए हैं, क्या उन्हें कभी इंसाफ मिल पाएगा? बस इंसाफ के नाम पर पहली बार में घोषणा कर दी जाती है कि मरने वालों को इतने रुपए और घायलों को इतने रुपए। शायद परिवार के लोग, इसमें कई लोग पैसे थाम भी लेते हैं, लेकिन कई लोग गुस्से में पैसे थामते भी नहीं हैं, साफ साफ इनकार कर देते हैं, कहते हैं कि हमारा बच्चा मरा है या हमारे परिवार का सदस्य मरा है, उसे जिंदा करके ला सकते तो ला के दे दो, हम इस पैसे का क्या करेंगे? अगर सही रूप में, सही मायने में अगर गवर्नमेंट वाकई काम करना चाहती है, उत्तर प्रदेश की सरकार या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सचमुच में काम करना चाहते हैं, इस परिवार के लोगों को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, तो ध्यान रहे कि भविष्य में भी कोई हादसा हो सकता है और उन हादसों से बचने के लिए एक तरफा से कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्डिंगों पर कार्रवाई हो कि कौन सी बिल्डिंग कॉमर्शियल के रूप में इस्तेमाल की जा रही है, जो आवासीय बिल्डिंग है, इसके लिए चाहे वो एमएलए का रिश्तेदार हो या एमपी का रिश्तेदार हो या किसी अधिकारी का रिश्तेदार हो, एक तरफा से अभियान अगर चलाया जाएगा, लोगों के चेहरे देखने के बाद, उनके कपड़े देखने के बाद अगर कार्रवाई होगी, तो ना जाने कितने ऐसे भेड़िए हैं जो इस मामले से बचकर आराम से निकल सकते हैं। लेकिन जिनका मरा है, शायद वो इस गम को पूरी जिंदगी, जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक शायद वो भूल नहीं पाएंगे। क्योंकि इस घटना में एक जो घटना होती है, सीतापुर के रहने वाले, जो कि सीतापुर में केथी टोला है, वहाँ के रहने वाले आदित्य श्रीवास्तव हैं, मीडिया की रिपोर्ट के माध्यम से पता चलता है कि उनके परिवार के सदस्य कहते हैं कि ये लड़का दोपहर में 1 बजे के आसपास खाना खाने के लिए आता है, खाना खाने के बाद ये फिर वापस चला जाता है। जब ये घटना होती है तो घटना से महज 10 मिनट पहले ही इसने अपने इस इंस्टीट्यूट के अंदर प्रवेश किया था, वो इंस्टीट्यूट के अंदर आया था। अगर 10 मिनट और लेट हो जाता तो शायद वो हादसे से बच जाता। कुछ इसी तरह की बात चल रही थी और ये कहने वाले फिर ये भी कहने लगते हैं कि शायद उसकी मौत ही उसको खींच के लेकर आ रही थी, क्योंकि जब बड़े बड़े हादसे होते हैं तो हम फिर नसीब को कहने लगते हैं कि शायद उसके नसीब में ही मौत लिखी थी या मौत का ही रूप ये वाला लिखा हुआ था। लेकिन ये मौत नहीं, बल्कि ये हत्या है। और हत्या के लिए उन सभी जिम्मेदारों पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, चाहे वो विकास प्राधिकरण का हो, चाहे वो नगर निगम का हो, चाहे वो स्थानीय पुलिस की जिम्मेदारी वाला जो सिस्टम बनता है उसकी हो, या फिर जो जिसको जनता चुनती है, विधायक को, उसने अपनी जिम्मेदारी कितनी निभाई है वो हो, चाहे वो सांसद हो, जो भी इसके लिए जिम्मेदार हो, चाहे नेता हो, अधिकारी हो, किसी को भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच पड़ताल होनी चाहिए। जांच पड़ताल में दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई और कम से कम समय में कार्रवाई हो और लोगों को संदेश दिया जा सके कि बुरे काम का बुरा नतीजा, तब तो बात बने, नहीं तो फिर कोई नया हादसा होगा, हम नए किसी हादसे के बारे में चर्चा कर रहे होंगे और आप किसी नए हादसे के बारे में मुझसे कहानियां सुन रहे होंगे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आपके आसपास अगर कोई ऐसी बिल्डिंग हो, आपके आसपास कोई ऐसी जगह हो, तो आप एक पत्र लिखिए सरकार के नाम, मुख्यमंत्री के नाम, प्रधानमंत्री के नाम, राष्ट्रपति के नाम, संबंधित अधिकारी के नाम पत्र लिखिए और पत्र लिखने के बाद उनको जागरूक करिए। आप बताइए कि हमारे यहाँ इस तरह से अवैध रूप से एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर इस तरह से काम हो रहा है, जहाँ सभी मानकों को पूरा करने वाली बिल्डिंगें हों, सिर्फ वहीं पर जाएं और बाकी जगह पर ना जाएं, क्योंकि अब खतरा ज़्यादा बढ़ रहा है।